हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन साउथ अफ्रीका की, किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस साउथ अफ्रीका में की जाती है। उसके रिगार्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, किंग 4 रिपोर्ट आती है, जो हमको डिटेल में समझनी है कि इसके अंदर क्या प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस हमें दिए गए हैं, तो उसको हम समझेंगे। और इससे पहले हम समझते हैं कि किंग 4 तक हम पहुंचे कैसे थे। तो देखो, जो किंग कमेटी है, ये किंग कमेटी बनाई गई थी जिसके बेसिस पे उन्होंने अलग अलग रिपोर्ट दी, रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2, जिसको हम किंग 1, किंग 2, किंग 3, किंग 4 बोलते हैं। तो ये अपने आप में कमेटी जो होती है एक प्राइवेट सेक्टर बॉडी थी, जिसको जिसको किससे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, मतलब कौन थे इसके अंदर। वो थे फॉर्मर साउथ अफ्रीकन सुप्रीम कोर्ट जज, जिनका नाम क्या था, मेरविन किंग। और ये कब बनाई थी, 1992 में बनाई गई थी, जिन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट 1994 के अंदर दी। तो इन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस देने के लिए इस कमेटी को फॉर्म किया। तो इस कमेटी ने फिर 4 रिपोर्ट्स दी, 4 रिपोर्ट दी। किंग 1 जो 1994 में आई थी, किंग 2 जो 2002 में आई, किंग 3 जो 2009 के अंदर आई, और किंग 4 तो 2016 के अंदर आई। तो अब इस कोड के अंदर जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी, जैसे अब जो किंग 4 की रिपोर्ट आई जो हमारी अभी फॉलो होती है साउथ अफ्रीका के अंदर, एज अ रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स अ कोड। तो इसके अंदर हमें एक तरीके के गाइडलाइंस दिए गए हैं जो कि सभी को इंक्लूड करते हैं, यानी कि जो चीज़ें पहले थी वो तो थी इन तीनों रिपोर्ट के अंदर, इसके अलावा कुछ एडिशन हुए 2016 के अंदर, जिसके चलते जैसे कि जो एसएमईज हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या स्टेट ऑन्ड एंटिटीज़ हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, रिटायरमेंट फंड्स हैं, इनके लिए भी अलग से हमें चीज़ें बताई गई कि किस तरीके से ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर सकती हैं। इसके अंदर दोनों ही चीज़ें आपकी प्रिंसिपल्स भी हैं और रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस भी हैं। क्या चीज़ें हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं प्लस रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस भी हैं, जिसको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, गवर्नेंस आउटकम्स को अचीव कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या ऐड ऑन हुई कि जो किंग 4 की रिकमेंडेशंस के हिसाब से अब क्या फॉलो करना है हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, हमें प्रिंसिपल फॉलो करना है अप्लाई एंड एक्सप्लेन का। अप्लाई एंड एक्सप्लेन, तो एंड का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि अप्लाई करो प्लस एक्सप्लेन करो कि इसके क्या आउटकम होंगे, कैसे ये रिसोर्सेज आपको हेल्प करेंगे इस गोल को अचीव करने के लिए। हालांकि इससे पहले क्या होता था, जैसे कि आपको यूके में भी देखने को मिलता है, अप्लाई और एक्सप्लेन की, या तो अप्लाई कर लो, अगर नहीं किया तो उसका रीजन बताओ कि क्यों आपने इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं किया। तो किंग 4 की रिपोर्ट के अंदर अप्लाई एंड एक्सप्लेन के प्रिंसिपल को हम लेके आए। तो वही चीज हमें यहां पे बताइए कि किंग 4 के अंदर क्या है, अप्लाई एंड एक्सप्लेन है, अप्रोच है की अप्रोच है। और किंग 3 की रिपोर्ट के अंदर क्या थी, अप्लाई और एक्सप्लेन थी। तो दोनों में बहुत फर्क आ गया। एक तरफ क्या था कि एक जब पहले क्या हो रहा था कि या तो आप अप्लाई कर लो प्रिंसिपल को तो आपको कुछ नहीं बताना, अगर आपने नहीं किया तो रीजन बताओ क्यों नहीं किया। अब क्या है कि आपने अप्लाई किया तो साथ में एक्सप्लेन भी करो कि इससे क्या होगा। इसका मतलब क्या हो गया, दैट एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल इज एज्यूम्ड, कि भाई आपने प्रिंसिपल को फॉलो किया, हम ये मान लेंगे, एंड दैट एन एक्सप्लेनेशन इज डिस्क्लोज ऑन द प्रैक्टिसेस दैट हैव बीन इंप्लीमेंटेड एंड हाउ दी सपोर्ट अचीविंग द एसोसिएटेड गवर्नेंस प्रिंसिपल। तो यानी कि यहाँ पे साथ में ये भी एक्सप्लेन होगा कि किस तरीके से ये जो आपने प्रैक्टिस फॉलो करी है या गाइडलाइन फॉलो करी है, ये प्रिंसिपल फॉलो किया है, इसके चलते आप गवर्नेंस प्रिंसिपल को जो आपको अचीव करना था इसके साथ के गवर्नेंस प्रिंसिपल, वो कैसे अचीव होगा। तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा। अब जो किंग 4 की रिपोर्ट है या किंग 4 के जो प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस है, ये अपने आप में क्या है, वॉलंटरी है। या तो किसी पर्टिकुलर एंटिटी के लिए किसी लॉ में लिख दिया जाएगा कि उसको किंग 4 की जो कोड है उसको फॉलो करना है, या स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट में लिख दिया जाए फॉलो करना है, तो आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। अदरवाइज ये क्या है, वॉलंटरी है। सारी एंटिटीज के लिए कंपलसरी नहीं है कि उनको फॉलो करना है, उनकी मर्जी है, उनको करना है करे, उनको नहीं करना ना करे। तो ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है, वॉलंटरी है, जिसको करना है कर ले, कोई भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो। हालांकि अब तो किसको भी ऐड कर दिया, आपके जो एनपीओज होते हैं, स्टेट ऑन एंटिटीज होती हैं, एसएमईज होती हैं, म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, रिटायरमेंट फंड्स होती हैं, उनको भी ऐड ऑन कर दिया गया। तो 2016 के अंदर ये लाया गया। अब इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है कि क्यों हम इसको लेके आए, या किंग 4 के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहली बात तो वही जो हमारा बेसिक है कि हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करना है, किस तरीके से, एज अ इंटीग्रल टू रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, की जब ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं तो उसके अंदर ये इंटीग्रल रहे साथ ही साथ, एंड डिलीवरिंग गवर्नेंस आउटकम सच एज एथिकल कल्चर, गुड परफॉर्मेंस, इफेक्टिव कंट्रोल एंड लेजिटिमेसी, कि हम गवर्नेंस आउटकम्स जो होते हैं वो भी डिलीवर कर सके, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं कि आपका एथिकल कल्चर हो, अच्छी गवर्नेंस हो, इफेक्टिव कंट्रोल हो, लेजिटिमेसी हो, तो ये सारी चीज़ें सर्व हो। तो पहला हमारा क्या, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या आता है,
broaden the acceptance of King 4 by making it accessible and fit for implementation across a variety of sectors and organization types। कि हम ये जितनी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन तक ये पहुंचा सके, सब तक एक्सेसिबल हो सके और उनके लिए फिट हो सके कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो उसको अपने ऊपर अप्लाई कर ले। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव ये था, इसलिए हमने King 4 को बनाया। तीसरा, हम री इन्फोर्स कर सके कॉर्पोरेट गवर्नेंस को as a holistic and interrelated set of arrangement to be understood and implemented in the integrated manner। तो holistic मतलब पूरी तरीके से, और interrelated एक दूसरे से चीज़ें interrelated रहे, इस तरीके से हमने इसको लेके आए हैं, इस तरीके से दोबारा हमने इसको reinforce किया है। चौथी चीज़, encourage transparent and meaningful reporting to stakeholders, कि हम क्या करें, ट्रांसपेरेंट और मीनिंगफुल रिपोर्टिंग करें स्टेक होल्डर्स को। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल हमें करने हैं। और पांचवी बात, जो पांचवा ऑब्जेक्टिव है कि क्यों हम King 4 लेके आए, present corporate governance as concerned with not only structure and process but also with ethical and consciousness and conduct। तो अब जो ये नई चीज़ है कि आई हमारी King 4 के अंदर, ये स्ट्रक्चर और प्रोसेस को तो देखता ही है, साथ ही साथ एथिकल, कॉन्शियसनेस और कंडक्ट को भी कंसीडर करता है। तो इन तीन चीज़ों को भी एक्स्ट्रा ये देखता है। तो ये हमारे क्या है, 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके चलते हम King 4 को लेके आए, King 4 कोड को लेके आए 2016 के अंदर। अब अगर आप प्रिंसिपल्स देखोगे तो इसमें 17 प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलेंगे टोटल, जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, लीडरशिप, एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। दूसरा, स्ट्रेटेजी, परफॉर्मेंस एंड रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग। तीसरा, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एंड डेलीगेशन के रिगार्डिंग। चौथा, गवर्नेंस फंक्शनल एरियाज के रिगार्डिंग। और आखिरी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग। तो जो यहाँ पे उल्टे से शुरू करते हैं, पहले स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स के 2 पॉइंट देखते हैं। इसके अंदर इसने क्या बताया, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप हमें समझ आ रहा है कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप के बारे में हम बात करेंगे। इसने बोला कि जो गवर्निंग बॉडी है ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑर्गेनाइजेशन शुड इंश्योर, क्या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे उनकी जो गवर्नेंस बॉडी होगी, मतलब उस कंट्री के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उसके लिए कोई ना कोई गवर्निंग बॉडी बनाई गई होगी, जैसे इंडिया में बना रखी है। तो उनको ये इंश्योर करना है दैट रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट इज प्रैक्टिस बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट द गुड गवर्नेंस एंड क्रिएशन ऑफ वैल्यू बाय द कंपनीज इन विच इट इन्वेस्ट। तो ये किसकी ड्यूटी यहाँ पे बता दी, जो गवर्निंग बॉडी है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को गवर्न कर रही है, उनकी ये ड्यूटी बता दी कि उनको ये इंश्योर करना है कि जो भी आपके हिसाब से, जो भी आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो आपके अंडर आ रहे हैं, जिनको आप गवर्न कर रहे हो, आपको ये इंश्योर करना है किसी भी तरीके से कि ये इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, जो आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्ट करें जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो प्रमोट हो, और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो कि वैल्यू क्रिएट करती हों। तो ये चीज़ हमें इंश्योर करनी है। तो हमारा ये 17th प्रिंसिपल है। फिर 16th आता है जो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही है। इन द execution of its governance roles and responsibilities, the governing body should adopt a stakeholder inclusive approach that balances the needs, interests and expectations of material stakeholders in the best interest of the organization over time। तो यहाँ पे ये भी किसकी ड्यूटी बताई गई है, गवर्निंग बॉडी की, यानी कि जो भी गवर्निंग बॉडी है, जैसे कोई भी, जैसे अब इंडिया के अंदर आप सेबी का एग्जांपल ले सकते हो, या इस तरीके की कोई इरडा हो गई, या कोई भी गवर्निंग बॉडी जो है, उसके लिए यहाँ पे ड्यूटी बताई गई है कि उस गवर्निंग बॉडी को क्या करना है, अपने गवर्नेंस रोल्स को एग्जीक्यूट करते वक्त ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो भी जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस को वो गवर्न कर रही है, जिन भी इंस्टीट्यूशंस को वो गवर्न करनी है, वो इस चीज़ को ध्यान रखे कि वो अपने अंदर एक स्टेक होल्डर इंक्लूसिव अप्रोच करे, कि जब भी कोई चीज़ हो रही है तो वहाँ पे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखा जा रहा है, स्टेक होल्डर से पूछा जा रहा है क्या है, या जो मटेरियल स्टेक होल्डर्स है, जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, उनको ज़रूर डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को हमें इंश्योर करना है। तो 16th और 17th ये हो गए। फिर चौथा जो हमारा गवर्नेंस फंक्शनल एरियाज आते हैं, जिसके अंदर 11, 12, 13, 14, 15 5 आपके प्रिंसिपल्स आते हैं, छोटे छोटे से हैं। क्या बोलता है, गवर्निंग बॉडी शुड गवर्न रिस्क इन अ वे दैट सपोर्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन इन सेटिंग एंड अचीविंग द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। की गवर्निंग बॉडी को क्या करना है, रिस्क को इस तरीके से सपोर्ट करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ठीक है। 12वां क्या है, द गवर्निंग बॉडी शुड गवर्न, सारी किसकी, गवर्निंग बॉडीज की ड्यूटी बता रहा है। गवर्निंग बॉडी शुड गवर्न टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट सपोर्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग एंड अचीविंग स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि यहाँ पे हम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं। पहले हमने सबसे पहले किसको देखा था, गवर्नेंस रिस्क को हमें ध्यान में देखना था कि इस तरीके से हो कि आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। दूसरी चीज आपको टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से देखना है, गवर्न करना है कि आपकी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तीसरी चीज क्या आती है, द गवर्निंग बॉडी शुड गवर्न कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज, कि आपको एप्लीकेबल लॉज को फॉलो करना है,
अडॉप्टेड एंड नॉन बाइंडिंग रूल, जो भी आपने नॉन बाइंडिंग रूल जैसे कुछ अपने पॉलिसीज कोई चीज़ अडॉप्ट कर ली, हालांकि वो आप पे अप्लाई नहीं हो रही थी फिर भी आपने अडॉप्ट कर ली, तो उनको भी आप फॉलो करो, कोड्स को फॉलो करो, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो, किस तरीके से इन अ वे दैट सपोज द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग एथिकल एंड गुड कॉर्पोरेट सिटीजन्स, कि आप क्या बन जाओ, एथिकल और गुड कॉर्पोरेट सिटीजन बन जाओ, इस तरीके से आपको फॉलो करना है। 14th आता है द गवर्निंग बॉडी शुड इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन रेम्यूनरेट्स फेयरली, रिस्पॉन्सिबिलिटी and transparently so as to promote the achievement of strategic objective and positive outcome in short, medium and long term। तो ये एक तरीके से आपकी एक ये बात बोली गई कि गवर्निंग बॉडी को ये इंश्योर करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जिसको भी वो गवर्न कर रही है वो रेम्यूनरेट करे, यानी कि पैसा दे एक तरीके से, फेयरली, रिस्पॉन्सिबली और ट्रांसफरली, किस तरीके से वो पैसे को बांटे कि वो जो भी उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो और पॉजिटिव आउटकम आए हर एक तरीके से। ये नहीं कि आज आपने पैसा बांट दिया, आज तो सब चीज़ें ठीक हो गई, लेकिन फ्यूचर में आप देख रहे हो कि कोई कैश इनफ्लो ही नहीं है और उससे दिक्कत हो रही है। तो तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, शॉर्ट टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में भी, मीडियम टर्म में भी, सारी चीज़ें ठीक रहें। 15th प्रिंसिपल था द गवर्निंग बॉडी शुड इंश्योर दैट एश्योरेंस सर्विसेज एंड फंक्शंस एनेबल द इफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड दैट दी सपोर्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल रिपोर्ट। सीधी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है। फिर हम आते हैं तीसरे के ऊपर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एंड डेलीगेशन के ऊपर। यहाँ पे 6th, 7th, 8th, 9th, 10th यहाँ पे आपके 5 प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। क्या बोलते हैं, जो गवर्निंग बॉडी है उनको क्या करना है, शुड सर्व एज द फोकल पॉइंट इन कस्टोडियन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो गवर्निंग बॉडी है यही जो है मेन पॉइंट है, फोकल पॉइंट है, कस्टोडियन है, कि ये इंश्योर करेगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो। 7वीं बात बोली गई है, जो गवर्निंग बॉडी है शुड कंप्राइज द एप्रोप्रिएट बैलेंस ऑफ नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, डाइवर्सिटी एंड इंडिपेंडेंस फॉर इट टू डिस्चार्ज इट्स गवर्नेंस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्टिवली एंड इफेक्टिवली। कि ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि इस तरीके से बैलेंस रखना है इन चीज़ों के बीच में कि जो गवर्नेंस बॉडी है उनके अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहे, नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, डाइवर्सिटी, इंडिपेंडेंस, ताकि वो अपने गवर्नेंस रोल को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक तरीके से डिस्चार्ज कर सके ऑब्जेक्टिवली और इफेक्टिवली। तो ये वर्ड्स हमें ध्यान रखने हैं। अगर आपको वर्ड्स ध्यान रहेंगे तो आप एकदम अप्रोप्रिएटली अपने इस बात को समझ सकते हैं कि क्या है इसके अंदर, और आप अगर आपको लिखना है ये आंसर तो आपका एकदम बढ़िया आंसर हो जाएगा। 8वीं बात आती है, जो गवर्निंग बॉडी है उसको क्या इंश्योर करना है, दैट इट्स अरेंजमेंट्स फॉर डेलीगेशन विद इन इट्स ओन स्ट्रक्चर प्रमोट इंडिपेंडेंट जजमेंट। कि आप इस तरीके से डेलीगेशन करो कि उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट जजमेंट का एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो कि जो जजमेंट हो रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं, एंड असिस्ट विद बैलेंस ऑफ पावर एंड इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ इट्स ड्यूटीज। और बैलेंस ऑफ पावर भी रही, ये नहीं कि एक पावर ही सारी चली गई या पावर एक व्यक्ति के हाथ में आ गई, तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। नोवा पॉइंट बोला, जो गवर्निंग बॉडी है उसको क्या इंश्योर करना है, दैट इवेल्युएशन ऑफ इट्स ओन परफॉर्मेंस एंड दैट ऑफ इट्स कमिटीज, की खुद की इवेल्युएशन भी करनी है, जो उसके अंदर कमिटीज बनी गई है उनकी इवेल्युएशन भी करनी है, उसके चेयर की इवेल्युएशन करनी है, इंडिविजुअल मेंबर की करनी है, सपोर्ट कंटिन्यूड इंप्रूवमेंट इन इट्स परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस, ताकि ये इवेल्युएशन करके वो अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छा कर सके, उसको इफेक्टिवनेस ज़्यादा बेटर लेके आ सके। 10वां पॉइंट क्या है, द गवर्निंग बॉडी शुड इंश्योर दैट अपॉइंटमेंट ऑफ एंड डेलीगेशन टू मैनेजमेंट कॉन्ट्रीब्यूट रोल क्लैरिटी एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीधी सी बात है कि गवर्नेंस बॉडी को क्या इंश्योर करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ एंड डेलीगेशन टू मैनेजमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू रोल क्लैरिटी, की रोल क्लैरिटी रहे किसका क्या काम है, एंड द इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, की जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसकी इफेक्टिव एक्सरसाइज हो, बिल्कुल सही से वो यूज हो। फिर ये एक आता है आपका स्ट्रेटेजी, परफॉर्मेंस एंड रिपोर्टिंग, इसके अंदर 2 बातें आती है। 4th एंड 5th पॉइंट आता है, जिसके अंदर क्या बोला गया कि जो गवर्निंग बॉडी है शुड अप्रिशिएट दैट द ऑर्गेनाइजेशन स्कोर पर्पस, इट्स रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेटेजी, बिजनेस मॉडल, परफॉर्मेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर ऑल इंसेपरेबल एलिमेंट्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस। तो इस चीज़ को गवर्नेंस बॉडी को ध्यान में रखना कि जितनी भी चीज़ें हैं कि जो हमारे रिस्क है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्ट्रेटेजीज़ हैं, बिजनेस मॉडल है, परफॉर्मेंस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये सब क्या है, इंसेपरेबल एलिमेंट्स हैं अगर आपको वैल्यू क्रिएट करनी है लोगों के लिए। तो 5वीं चीज़, जो गवर्निंग बॉडी है उनको इंश्योर करना है जो रिपोर्ट्स इशू हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वो एनेबल करे स्टेक होल्डर्स को कि वो इन्फॉर्म्ड असेसमेंट कर सके, उनको पता चल सके कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के अंदर, और वो अपने डिसीजंस को सही से ले सके। और फिर लीडरशिप, एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप के रिगार्डिंग 3 प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। द गवर्निंग बॉडी शुड लीड एथिकली एंड इफेक्टिवली, सीधी सी बात है।
द गवर्निंग बॉडी शुड गवर्न द एथिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अ वे दैट सपोर्ट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एथिकल कल्चर। तो एथिकल कल्चर को सपोर्ट करने की बात हो रही है। और तीसरी बात, द गवर्निंग बॉडी शुड इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एंड इज सीन टू बी रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन। तो ये चीज़ इंश्योर करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या बने, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन बने। तो ये आपके 17 प्रिंसिपल्स हो गए जो कि किंग 4 प्रिंसिपल्स के अंदर दिए गए हैं। तो ये हमने किंग 4 प्रिंसिपल्स को समझा जो साउथ अफ्रीका के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग है, 2016 में आए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा जो बाकी हमारे इस तरीके के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग चीज़ें हैं वो भी हम समझते रहेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।